गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 विषय भूगोल पाठ 7 भूमि स्वरूप। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिम नदी के बारे में जाना था कि ऊंचे अक्षांशों पर स्थित प्रदेश और बहुत ऊंचे पर्वत शिखरों पर हिमवर्षा होती है, जिसमें हम लोग अपर्दान, परिवहन और निरपेक्षण कार्य द्वारा विशिष्ट भूमि स्वरूप की रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले थे। पहले हम लोग अपर्दान कार्य के बारे में जानेंगे। हिम नदी के प्रवाह मार्ग में चट्टानों के टुकड़े अथवा अन्य महन बोझ बर्फ के अंदर निहित होते हैं, जो अपर्दन कार्य में औजार जैसा कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, फियोर्ड किनारे की रचना होती है। अगला टॉपिक है हमारा निक्षेपण कार्य। हिम नदी जब हिम रेखा से अधिक नीचे उतरती है तो बर्फ पिघलने लगती है। उस समय उसमें जकड़े हुए वहन बोझ स्वतंत्र होकर वहन मार्ग में अलग अलग स्थानों पर बिछ जाते हैं। उसे हिम नदी का निक्षेपण कार्य कहते हैं। इस निरपेक्षण में हिम अश्मावली की रचना होती है, जो स्थान से आधारित स्थान के आधार पर पाशी वर्ग, तल स्तर, मध्य स्तर एवं अंतिम हिम अश्मावली के नाम से जानते हैं। कहने का अर्थ है कि जब हिम नदी अपने हिम रेखा से नीचे उतरती है तो बर्फ पिघलने लगती है, और बर्फ जब पिघलती है तो उसमें स्थित जो हिम बोझ है वो स्वतंत्र होकर बहने लगते हैं। हमारा आखिरी टॉपिक है भूमिगत जल। वर्षा द्वारा प्राप्त हुए पानी छिद्रालु चट्टानी स्तर में जमा होता है। यानी जब बरसात होती है तो क्या है, पानी जो है वो छिद्रालु चट्टान के अंदर जमा होता है। इस पानी को भूमिगत जल कहते हैं। ये भूमिगत जल की परिभाषा है। वर्षा के द्रवण युक्त पानी नीचे की चट्टानी स्तर में उतरता है और अपने मार्ग में आने वाली चट्टानी पदार्थ का कटाव करते हुए नीचे उतर जाता है। चूने की चट्टान वाले प्रदेशों में भूमिगत जल के कारण विशिष्ट भूदृश्यों की रचना होती है। ऐसे भूदृश्य को चूनाकीय चट्टानों की भूदृश्यावली अथवा काष्ठ भूदृश्यावली कहते हैं। चूने युक्त चट्टानी स्तर के बोझ में सतह पर का पानी अनेकों छिद्रों की रचना करता है, जिसे डुबक छिद्र कहते हैं। ये डुबक छिद्र की परिभाषा थी। मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। चूने युक्त चट्टानी स्तर के बोझ में सतह पर का पानी अनेकों छिद्रों की रचना करता है, जिसे डुबक छिद्र कहते हैं। ये डुबक छिद्र आपादान द्वारा आकार में बंटने से युवाला, डोलाइंस एवं पोल्जे में बदल जाते हैं। अधिक गहराई पर उतरे भूमिगत जल के कारण गुफाओं की छतों में और तल में चूने के स्तर जमने लगते हैं। उसमें से अधोगामी, ऊर्ध्वगामी तथा गुफा स्तंभ की रचना होती है। ऐसे गुफा के छत टूट पड़े तो एक विशाल खड्डा बनता है, जिसे पोल्जे कहते हैं। पांचवा टॉपिक है समुद्रीय तरंगे। समुद्री तरंगों द्वारा आने वाले अपर्दन
कार्य पानी के वेग एवं दबाव, समुद्री तरंगों का आकार एवं लंबाई तथा किनारे के ऊंचे आदि पर आधारित है। समुद्री तरंगे बड़े वेग से किनारे के साथ टकराती हैं, जिससे किनारे की चट्टानें टूटती हैं। यह क्रिया लगातार चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप अपरदन के अनेकों स्वरूपों की निर्माण होता है। समुद्री किल्फ, समुद्री गुफा, लघु घाटी आदि मुख्य स्वरूप हैं। ये हम लोगों ने समुद्री तरंगों के अपरदन कार्य के बारे में जाना। समुद्री तरंगे, समुद्री लहरों का कार्य किनारे के नजदीक के प्रदेशों तक सीमित होता है। समुद्री लहरों में लगातार ज्वार भाटा एवं समुद्री तरंगे भी भिन्न भिन्न भूमि स्वरूपों की रचना करती हैं। हम लोगों ने समुद्र के किनारे देखा है कि अलग अलग भूमि स्वरूपों की रचना होती है। जैसे हमने ऊपर पवन के कार्य, नदी के कार्य, हिम नदी के कार्य, हिम अश्मावली के, इस तरह सब अलग अलग कार्य देखा। उसी तरह समुद्री तरंगे भी अलग अलग भूमि स्वरूपों की रचना करते हैं। अब हम निक्षेपण कार्य के बारे में जानेंगे। समुद्री तरंगे अपरदन द्वारा प्राप्त वहन बोझ समुद्र किनारे पर निक्षेपण करती हैं। उसमें समुद्री तरंगों का निक्षेपण कार्य कहते हैं। इसके कारण समुद्री तट पर बालू के पट आदि भूमि स्वरूप का निर्माण होता है। समुद्री तरंगों का निक्षेपण क्रिया से किनारे के निकट पाल या बांध बनाए जाते हैं। समुद्र का पानी चारों तरफ से पाल या बांध से घिर जाने से लंगूर सरोवर की रचना होती है। लंगून सरोवर की रचना होती है। यानी इसमें क्या है, सरोवर को चारों तरफ से, जो सरोवर के किनारे का भाग है उसे चारों तरफ से बांध दिया जाता है और उसमें बीच में पानी को समुद्र के रोका जाता है। उड़ीसा में स्थिर चिल्का एवं तमिलनाडु में स्थित पुलिकट लंगून सरोवर के उदाहरण हैं। यानी इसमें क्या है, समुद्र का जो किनारा है उसे चारों तरफ से बांध के उसके अंदर पानी को रोका जाता है, जिससे इस तरह के सरोवरों का निर्माण होता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है।